नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन का वीडियो नंबर 3। इससे पहले 2 वीडियोस बन चुके हैं, उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके एसएससी, रेलवे, पुलिस, पीसीएस, लेखपाल, सुपरटेट सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। तो आप पूरा वीडियो कंप्लीटली ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को डायग्राम, इमेज, मैप सभी के थ्रू समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन सी, यानी कि लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, राइट। तो ये देखिए, यहाँ पर स्वेज नहर दी गई है जहाँ पर जहाज भी आवागमन कर सकते हैं। मैप में देखिए यहाँ पर स्वेज नहर के बारे में देखिए, इसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि जो भारत और यूरोपीय कंट्रीज़ के बीच जो व्यापार होता था वो इस रूट से होता था, जो कि वास्को डिगामा ने सबसे पहले खोजा था। तो ये जो रूट था वो काफ़ी लंबा था, 19,800 किलोमीटर, यानी कि बहुत बड़ी दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन स्वेज नहर जब से बनी है, स्वेज नहर के बनने से ये जो दूरी है वो घटकर बहुत ही कम हो गई है, 11,600 किलोमीटर हो गई है। स्वेज नहर ये देखिए यहाँ पर बनाई गई है। तो अब यहाँ से केवल इतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है। तो अब स्वेज नहर के माध्यम से जो दूरी है वो बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, चलिए स्वेज नहर के बारे में कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो स्वेज नहर है वो मिस्र देश में है, इजिप्ट, ठीक है, मिस्र देश में है। और ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। कृत्रिम नहर का मतलब ये मानव निर्मित नहर है, जिसकी जो लंबाई है 164 किलोमीटर है। 164 किलोमीटर स्वेज नहर की कुल लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो 300 मीटर की इसकी चौड़ाई है। ये मीटर में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इस नहर का जो निर्माण है वो 1869 1869 में इसका निर्माण किया गया था, राइट। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो नहर है उसके दोनों पार्ट में, जैसे एक आपका उत्तरी पार्ट होगा और एक आपका दक्षिणी पार्ट होगा, उन पर दोनों पर बंदरगाह हैं, उनके भी आपको नाम पता होना चाहिए। ये जो दक्षिणी सिरे पर आपका बंदरगाह होगा वो स्वेज शहर में तेवकीफ बंदरगाह, और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह है, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसके थ्रू एशिया, यानी कि जो भारत देश है और यूरोप देश है, इसके बीच जो व्यापार है वो सुगमता से हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो ये आपकी जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लाल सागर भूमध्य सागर की बात करें तो ये आपका भूमध्य सागर है, ठीक है, और ये आपका लाल सागर है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो प्रशांत महासागर में है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ये देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ का एक इमेज आपके सामने दिया गया है। जो प्रवाल भित्तियां हैं, ग्रेट बैरियर रीफ को प्रवाल भित्ति भी बोलते हैं। तो जो प्रवाल भित्तियां हैं वहाँ पर असंख्य करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे जो कोरल जीव होते हैं, कोरल रीफ होते हैं, मूंगा होते हैं, वो पाए जाते हैं और बहुत ही सुंदर आकृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात करते हैं। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है, यानी कि प्रवाल भित्ति है। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स, देखो यहाँ पर इमेज में आप देखिए, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ये है आपका पूर्वी तट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो आपका पूर्वी तट है वहाँ पर कुछ राज्य हैं, उनमें से है क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स। उसके उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये आपका जो पार्ट है वो ग्रेट बैरियर रीफ का पार्ट है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर में ग्रेट बैरियर रीफ का विस्तार है, राइट। और ये जो भित्ति है वो 9 डिग्री दक्षिण से 22 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि किस देश के तट पर है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के तट पर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महासागर में है, तो ये आपकी प्रशांत महासागर में है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो कौन सी है, तो भी आपकी ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएगी, राइट। चलिए आगे देखते हैं। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। यानी कि जो भी आपकी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, संचार उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, वो वायुमंडल की किस परत में अवस्थित होते हैं।
ये आपको बताना है। आपको पता होगा कि जो भी संचार उपग्रह हैं या फिर जो भी वायुमंडल की परतें हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल अलग अलग हैं। इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर ये सभी बोलते हैं। ठीक है, तो जो संचार उपग्रह हैं ये बहुत ही बाहर यानी कि काफ़ी दूर तक वायुमंडल में ऊपर जाते हैं, तो उस परत का नाम है बहिर्मंडल। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी कि जो सबसे आखिरी परत है वायुमंडल की, वहाँ पर संचार उपग्रहों को प्रतिस्थापित किया जाता है। ये देखिए इमेज दी गई है, यहाँ पर जो एग्जोस्फीयर दिया गया है यानी कि सबसे लास्ट में जो पार्ट दिया गया है, यहाँ पर संचार उपग्रहों को जो है प्रतिस्थापित किया जाता है। और इनकी अगर हम दूरी की बात करें तो लगभग 36,000, ठीक है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये प्रतिस्थापित किए जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक दूसरे इमेज के तहत आप देख लीजिए, सपोज दैट ये आपकी पृथ्वी है, तो सबसे पृथ्वी की जो नज़दीक परत है वो ट्रोपोस्फियर है। इसके बाद दूसरी जो परत है वो स्ट्रेटोस्फियर है, फिर है मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और अंत में एग्जोस्फियर यानी कि बहिर्मंडल। एग्जोस्फियर को बहिर्मंडल बोलते हैं। तो ये जो पार्ट है आपका, इसमें आपके संचार उपग्रह जो है प्रतिस्थापित किए जाते हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्न में से किस महाद्वीप में है। आपको बताना है कि जो जलवायु कटिबंध होते हैं जैसे कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ये जो प्रमुख 3 कटिबंध हैं वो कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप का विस्तार भूमध्य रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव तक है। तो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और उत्तरी ध्रुव वहाँ पर सबसे अधिक सर्दी पड़ती है। तो इस बीच में सभी प्रकार के कटिबंध आ जाते हैं। मैप आपके सामने है, ये देखिए आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये इसकी जो आपका क्षेत्रफल है, इसमें आप देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में इक्वेटर लाइन ये भी है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो एशिया का ही है। इसके बाद जो आपकी कर्क रेखा है ये भी एशिया महाद्वीप में है। इसके बाद 66.5 डिग्री को जो उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है वो भी आपकी इसी में है। तो यहाँ पर विषुवत रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव तक पोलर जोन जो दिया गया है, यहाँ तक पूरा हिस्सा एशिया में आता है। तो यहाँ पर सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जबकि बाकी महाद्वीपों में ऐसा नहीं है। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें कोई भी ध्रुवीय क्षेत्र नहीं है यानी कि शीत कटिबंध नहीं है। ना ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शीत कटिबंध है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर हम बात करें तो इक्वेटर लाइन नहीं है। ठीक है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक बार फिर से हम देखते हैं कि शीत ध्रुव नहीं है। लेकिन एशिया महाद्वीप ऐसा है, इसमें सभी प्रकार के कटिबंध पाए जाते हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं। 10 डिग्री चैनल, ठीक है, निम्न में से किसी पृथक करता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंडमान को निकोबार द्वीप से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप आप जानते हैं कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके भी 2 पार्ट हैं, एक है अंडमान और एक निकोबार द्वीप। तो अंडमान को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। हालांकि 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री सब अलग अलग चैनल हैं, लेकिन आपसे केवल 10 डिग्री चैनल की बात की गई है। यहाँ पर देखिए एक आपके सामने इमेज दी गई है, ये इंडिया का नक्शा है और ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। तो इसमें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहीं पर 10 डिग्री चैनल है। इसको और पास से देखते हैं तो ये देखिए आपका इस पहली वाली इमेज में देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ऊपर का जो उत्तरी हिस्सा है ये अंडमान, दक्षिणी हिस्सा जो है वो है निकोबार द्वीप समूह, और इसके बीच जो लाइन है वो आपकी 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल, ये जो रेड कलर की लाइन है इसके द्वारा ही अंडमान और निकोबार इनको पृथक किया जाता है। एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 8 डिग्री चैनल किनको पृथक करता है। तो ये दूसरी इमेज आप देखिए, इसमें क्या है, देखिए ये जो लाइन दी गई है, ठीक है, मैं एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। ये जो लाइन दी गई है ये 8 डिग्री चैनल है और इसके माध्यम से मालदीव देश और मिनिकॉय द्वीप जो भारत का है इनको पृथक किया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 9 डिग्री चैनल किनको अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल की लाइन ये है आपकी, और इसके द्वारा मिनिकॉय द्वीप और जो लक्षद्वीप है इसको अलग किया जाता है। ठीक है, और 10 डिग्री तो मैंने आपको बता दिया है, अंडमान और निकोबार को अलग किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये जो यामोत्तर रेखा है जिसको भारत की मानक समय रेखा भी बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो बाकी का जो राज्य है महाराष्ट्र, यहाँ से ये नहीं गुजरती है। मैप में आप देख लीजिए, ये जो लाइन दी गई है ये आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा है, जो कि भारत की मानक समय रेखा भी है। ग्रीनविच रेखा की तुलना में 82.5 अंक जो है पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। इसके द्वारा ही भारत का समय निर्धारित किया जाता है और ग्रीनविच रेखा ये 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। 5.5 घंटे इसका टाइम आगे है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। देखिए आपको पता होगा कि जो गंगा नदी तंत्र है वो शुरू में जहाँ पर गंगा का उद्गम होता है वहाँ पर कई नदियों के मिलने से गंगा नदी तंत्र का निर्माण होता है। तो वहाँ पर जो एक भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये देखिए जो इमेज दी गई है इसमें ये जो नदी है वो भागीरथी है और इधर से जो जा रही है वो अलकनंदा नदी है। तो दोनों नदियों का यहाँ पर देखिए संगम है और भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से ही गंगा का निर्माण होता है, यानी कि गंगा वहीं से भी कही जाती है। तो इमेज में देखने के बाद अब आप मैप में भी देख लीजिए, ये देखिए आपका गंगा नदी तंत्र है, पहली इमेज में देखिए गंगा नदी तंत्र है और गंगा नदी तंत्र बहुत ही बड़ा तंत्र है। इसमें गंगा में यमुना, गोमती, घाघरा और चंबल, चंबल तो यमुना में मिलती है, इसकी अल्टीमेटली गंगा में ही जाती है, ठीक है। कैन, सोन, टॉन्स, इन सभी नदियों का गंगा नदी तंत्र है। लेकिन जब गंगा शुरू होती है, ठीक है, गंगा यहाँ से जब शुरू होती है तो वहाँ पर कौन सी नदियाँ मिलती हैं, वो दूसरी इमेज में आप समझिए। ये वाली जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपकी है भागीरथी नदी, ये आपकी भागीरथी नदी है और ये जो ब्लू कलर की आ रही है ये अलकनंदा नदी है और ये आपकी यहाँ पर दोनों देवप्रयाग में मिल जाती हैं, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं यहाँ पर देवप्रयाग, राइट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा निम्न में से किसकी वजह से होती है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। देखिए भारत में जो वर्षा होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक शीत ऋतु में वर्षा होती है, एक ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। और इसके 2 स्रोत हैं, एक तो आपका अरब सागर का मानसून है, एक आपका बंगाल की खाड़ी का मानसून है और तीसरा आपका है पश्चिमी विक्षोभ। तो उत्तर भारत के मैदानों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये उत्तरी मैदान है भारत की, इनमें जो सर्दियों में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अब ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है, पश्चिमी विक्षोभ एक्चुअली भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से उठा हुआ एक तरह का उष्णकटिबंधीय गर्त होता है और ये जेट पवनों के माध्यम से सर्दियों में भारत में आता है और भारत में वर्षा करता है, ठीक है। इसको आप मैप में देखिए, ये है भारत, ठीक है। और इसमें ये जो आपका भूमध्य सागर है, इधर भूमध्य सागर और उधर से अटलांटिक महासागर, यहाँ से ये जो पवनें हैं वो वाष्पीकृत होकर भारत में आती हैं और हिमालय से टकराकर भारत के उत्तरी भाग में वर्षा करती हैं, जो कि सर्दियों में भारत की वर्षा का एक प्रमुख स्रोत है। सर्दियों में जो भारत में वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून या अरब सागर के मानसून से नहीं होती है, ठीक है, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर किसका नाम है, रेगुर किसका नाम है। देखिए रेगुर एक मिट्टी का नाम है, तो वो मिट्टी है आपकी काली मिट्टी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि भारत में जो प्रमुख मिट्टियां हैं वो हैं लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। सभी मिट्टियों की अलग अलग विशेषता है। तो जो काली मिट्टी है उसको बोलते हैं रेगुर या स्वतः जुताई वाली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने आप जो है धूप के प्रभाव से चटक जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, तो इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं। और ये जो मिट्टी है वो उष्णकटिबंधीय चेरनोजम इस नाम से भी बोला जाता है। इस मिट्टी के भारत में विस्तार की बात करें तो ये देखिए इंडिया का मैप है और इसमें ये जो पार्ट है, ठीक है,
ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, राइट। काली मिट्टी का ये आपका क्षेत्र है। और भी भारत में क्षेत्र हैं। ये आपका जो क्षेत्र है वो आपका जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, ये आपका पर्वतीय मिट्टी है, और ये जो रेड कलर में है ये आपकी लाल मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये सभी क्षेत्र है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में केवल क्या पूछा गया कि काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, और ये आपकी इन राज्यों में ये जो क्षेत्र है इनमें पाई जाती है, और इनमें से मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, साथ ही साथ कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश गुजरात राज्यों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भाखड़ा नागल परियोजना निम्न में से किन राज्यों की है। तो देखिए भाखड़ा नागल परियोजना कुल एक राज्य की नहीं है, इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन तीनों की एक संयुक्त परियोजना है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना है इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी का जो है संयुक्त उपक्रम है, राइट। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बात करते हैं भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में। तो ये जो परियोजना है इसका कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सभी में इसका लाभ मिलता है इस परियोजना के माध्यम से। मैप में आप देखिए ये आपकी सतलज नदी है, उसके पहले यहाँ पर भाखड़ा डैम यहाँ पर बना हुआ है। नागल और भाखड़ा दोनों डैम बने हुए हैं। इसके पहले जो झील या पूरा जो वो बनाया गया है जलाशय, इसको बोलते हैं गोविंद सागर, ठीक है। ये जो डैम बना हुआ है इसके पहले जो जलाशय है इसको बोलते हैं गोविंद सागर, और ये इधर आकर सतलज नदी है, ठीक है। तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए। तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आज की क्विज है, नूनमती का तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, सी गुजरात, डी केरल। और आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। और इसकी पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आप टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए द जीएस प्लेटफॉर्म, और वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।